बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने बात की थी दो फैक्टर्स के ऊपर। एक था लिविंग ग्रुप जो है वो कैसे लिव करता है, कौन सा लिविंग ग्रुप जो है वो पहले लिव करेगा और कौन सा लिविंग ग्रुप जो है वो बाद में लिव करता है। और सेकंड जो फैक्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था बॉन्ड पोलैरिटी को। आज हम उसी लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली हम फैक्टर्स देख रहे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन न्यूक्लियोफाइल मौजूद हैं। ये सारे जो है ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या एटम हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो एज ए क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। तो when we talk about atoms or molecules that have lone pair electrons, sometimes we call them bases and sometimes we call them nucleophiles. What is the difference between a base and a nucleophile? तो पहले भी जो है वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किस उसे हम कह सकते हैं कि ये है न्यूक्लियस लविंग। इसका मतलब ये है कि वो हर उस एटम के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एटम के ऊपर अटैक करने की सलाहियत रखता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें कैसे पता चलती है? अगर उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेस की, तो बेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर जो है वो अटैक करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बेस इज दैट सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेस में मौजूद हैं, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एटम के साथ शेयर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन इसी तरह अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद हैं, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के साथ शेयर करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से मुराद है कि उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर मौजूद है, तो अगर वो किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एटम के साथ शेयर करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो एटम कोई भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद हैं, एक्सेस से मुराद फिर वही बात होगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज की सूरत में भी हो सकते हैं। तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के साथ शेयर करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कॉमन एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिसिटी क्या है। बेसिसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ कंपाउंड यानी बेस शेयर इट्स लॉन पेयर विद अ प्रोटॉन,
कि बेस वो कंपाउंड होता है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ शेयर करने की सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर द बेस द बेटर इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस होगा, उतनी ही अच्छे से वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो द स्ट्रॉन्गर द बेस द बेटर इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, उसमें उतनी ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की क्या होगी, सलाहियत होगी। Basicity is measured by an equilibrium constant, the acid dissociation constant Ka, that indicates the tendency of the conjugate acid of the base to lose a proton. इस स्टेटमेंट में उसने जो है वो लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट की तरफ जो है वो इशारा किया है कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि लोरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि एक एसिड जब आयनाइज होता है तो वो क्या करता है, कॉन्जुगेट एसिड देता है और साथ में कॉन्जुगेट बेस देता है। ठीक है, फिर उसने हमें ये भी बताया था कि अगर हमारे पास एसिड है जो कि आयनाइज होने जा रहा है, अगर वो एसिड जो है वो वीक है, अगर वो एसिड जो है वो वीक है, तो इससे बनने वाला, यदि जब आयनाइज होगा तो इससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो जब वो आयनाइज होगा तो उससे जो बनने वाला कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। याद रखिएगा कि हमेशा ये दोनों जो हैं वो ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास जो बनने वाला कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। अगर एसिड जो है वो वीक है तो हमारे पास बनने वाला जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ मेजर ऑफ, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। Nucleophilicity is a measure of how readily a compound या nucleophile is able to attack an electron deficient atom. अब यहाँ से इस स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एटम को स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन बेसिसिटी में एटम को स्पेसिफाई किया गया है कि बेस जो है वो कंपाउंड या सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के ऊपर क्या करता है, अटैक कर सकता है। इट इज अ मेजर्ड बाय रेट कांस्टेंट के, और इसको मेजर किया जाता है किससे, रेट कांस्टेंट के से। इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी is a measure of how readily the nucleophile attacks an sp3 carbon bonded to a living group. अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको जो है, अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ये बताती है कि कितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसी sp3 कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और जब वो अटैक करता है तो हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, लीव कर जाता है। जितनी रेडिली या जितनी आसानी से या जितनी फास्टली से जो है वो न्यूक्लियोफाइल sp3 कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरी बात, अगर वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है तो वो आसानी से और फास्टली से जो है वो, पहली बात तो ये है कि वो कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। अगर वो कार्बन पे अटैक करता है तो लिविंग ग्रुप जो है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो आसानी से वहां से लीव नहीं करेगा। ठीक है,
because a nucleophile attacks an sp3 carbon in the rate determining step of an SN2 reaction. SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होता है ये सिंगल स्टेप में होता है, तो वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. The rate of the reaction depends on the strength of the nucleophile. वही बात कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है फिर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस के ऊपर. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो रिएक्शन जो है वो वेरी फास्टली प्रोसीड हो जाएगा. अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है, ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो फास्टली से जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा. The better the nucleophile, the faster the rate of the reaction. अगर हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, वेरी फास्टली प्रोसीड होगा. Note that a species with a negative charge is a stronger base and a better nucleophile than a species that has the same attacking atom but is a neutral. अब वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा. अंडरस्टूड बात है कि वही न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एज कंपेयर टू दैट न्यूक्लियोफाइल which have a lone pair of electrons but it's a neutral atom. Thus, OH negative ion is stronger base and a better nucleophile than H2O. तो अब वो कंपैरिजन कर रहा है OH का और साथ में वाटर का. Also note that bases are described as being strong or weak, whereas nucleophiles are described as being good or poor. अब यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा. तो जैसे हमने बात की है कि a nucleophile having a negative charge on it is a stronger nucleophile as compared to the other nucleophile having a lone pair of electrons but it's a neutral one. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाला जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल फॉर्म में, बेशक इसके पास जो है वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी मौजूद हैं लेकिन इसके ऊपर चार्ज मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा. इसी तरह से ये मिथॉक्सी है और ये मिथानॉल है. मिथॉक्सी के ऊपर जो है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, और मेथानॉल के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है. इसी तरह से अमाइनो ग्रुप, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है लेकिन लॉन पेयर है. ठीक है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट करता है लेकिन ये क्या है, एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू दिस वन. इसी तरह से अल्काइल अमाइड में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद है लेकिन इस केस में जो है वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है. जैसे हमने बात की है कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द सेम न्यूक्लियोफाइल हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट्स अ न्यूट्रल वन. ठीक है, तो उसी न्यूक्लियोफाइल से जिसके ऊपर लॉन पेयर तो होते हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होता, ठीक है, उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा. Effect of basicity on a nucleophilicity. If the attacking atoms are the same size, अगर अटैक करने वाले एटम्स जो हैं वो सेम साइज के हैं, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल. तो जो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जो है इसको डिटेल में देखा था. फॉर एग्जांपल, comparing the attacking of atoms in the second row of the periodic table, so they are the same size, the amide ion is both strongest base and the best nucleophile. ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम इन तीनों में से कंपैरिजन करते हैं कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि जो अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है, अमाइन ग्रुप जो होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है
वो मौजूद है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेट एसिड देखें तो वो अमोनिया है, वो भी बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब कि वो वीकेस्ट एसिड भी हम उसे नहीं कह सकते, वो तो ऑलरेडी बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब आयनाइज होगा तो फिर उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? वो इंतहाई स्ट्रांग होगा। लेकिन इसका जो कंजुगेट अगर हम देखें तो इसका जो एसिड होगा जिससे ये आयनाइज होके बन रहा है वो है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है? तो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद होने से क्या होता है कि इसका जो कंजुगेट बेस होता है वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इसका जो एसिड है वो है HF। तो HF इज अ वीकर एसिड। तो ये ऑलरेडी एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिस आयनाइज होने के बाद ये क्या दे रहा है? कंजुगेट बेस दे रहा है। तो इसका न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक होगा एज कंपेयर टू दीज टू न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है? तो अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। OH जो है वो क्या होगा? वीक होगा। और फ्लोराइड जो है वो क्या होगा? सबसे वीक जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक होगा? तो अगर हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी समझनी है तो हमें लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा? डिटेल में स्टडी करना होगा, अच्छी तरह से रिव्यू करना होगा, तब जाके जो है वो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। If, however, the attacking atoms of the nucleophiles are very different in size, अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज जो है वो डिफरेंट है, another factors come into play, तो हमारे पास एक दूसरा फैक्टर आता है, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम। और उसे क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एटम। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे इन द लार्जर एटम। हमें पता है कि जितना एटम जो है उसका साइज लार्जर होगा उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनमें पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। Because the electrons are farther away in the larger atom, they are not held as a tightly and can therefore move freely toward a positive charge. तो इसी वजह से वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस का होल्ड जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं रहेगा तो वो आसानी से और वेरी फास्टली स्पीडीली से जो है वो मूव करेंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। As a result, the electrons are able to overlap the orbital of carbon from farther away, as shown in figure below. This results in a greater degree of bonding in the transition state, which makes the transition state more stable. तो यहाँ पर जो है वो डायग्राम हमें बताई गई है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है एक आयोडाइड आयन दिया गया है और दूसरा जो है वो फ्लोराइड आयन दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखें तो आयोडाइड आयन का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द फ्लोराइड। क्योंकि फ्लोराइड जो है या फ्लोरीन जो है वो ग्रुप में 7th ग्रुप ए में टॉप पर एग्जिस्ट करता है और आयोडीन जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो एंड के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही हम शेल में ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत दूर से ही क्या करता है? इसको अफेक्ट करना या इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जब हम फ्लोराइड पे बात करते हैं, चूंकि इसका साइज जो है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, इस वजह से ये दूर से इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ये इसके पास आता है, फिर इसके साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर देखें, जब इसका साइज लार्जर है तो यहाँ पर क्या होता है? सिग्निफिकेंट बॉन्डिंग हो चुकी होती है दूर से ही, ठीक है। लेकिन जब साइज स्मॉल होगा तो दूर से ही जो है वो क्या होगी? इसकी बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो होंगे वो क्या होंगे? वेरी वीक होंगे या लिटिल बिट होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के हेड में है, यानी कि उसके ग्रिप के अंदर मौजूद है और वो इतनी आसानी से इसको रिएक्शन करने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर इस केस में, आयोडीन के केस में, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ग्रिप में जो है वो बहुत ही वीकली हैं। तो इस वजह से यहाँ से
जो आयोडाइड आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट में जो है वो सिग्निफिकेंट बॉन्डिंग जो है वो शो कर देते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है, तो वो जो होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू द सेम न्यूक्लियोफाइल हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इट विल अ न्यूट्रल वन। ठीक है, लेकिन वो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है, इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर साइजेस डिफरेंट हैं तब हमारे पास सेकंड फैक्टर आता है, उसे क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो जितना साइज लार्जर होगा, जितना साइज एटम का बड़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस से उतने ही दूर फासले पे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनमें पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, बॉन्ड बनाने की सलाहियत ज्यादा होती है, उनके जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से अटैक कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक ऐसे एटम की जिसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, तो जब साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ग्रिप में है, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से उसको रिएक्शन करने नहीं देते। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।